नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 102 करने वाले हैं और इस मॉक टेस्ट में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। तो आपने मॉक टेस्ट को ध्यान से देखना है और जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं आपने मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा समय उन्हें नहीं देना है, सिर्फ पजल बेस्ड क्वेश्चन को छोड़कर। और अपना स्कोर आपने अंत में मुझे ज़रूर शेयर करना है। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये सभी एफर्ट्स आपके लिए किए जा रहे हैं, तो आपका भी छोटा सा फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आती है और उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जिन्होंने प्रीवियस 101 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं वो उन्हें एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। मायोपिया शरीर के किस अंग का रोग है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेत्र का। मायोपिया नेत्र का एक रोग होता है और मायोपिया का दूसरा नाम होता है निकटदर्शिता रोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैक्सोडेमा और क्रेटिनिज्म। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंसुलिन में उपस्थित होता है, तो क्या इंसुलिन में उपस्थित होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? दूध का सफेद रंग केसीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूध को किस यंत्र के मापा जाता है? तो दूध मापने के यंत्र को कहते हैं लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जो पालक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है आयरन। मैं जीके और हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आपको इसीलिए जल्दी करवाता हूं क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उस समय आपको सिर्फ इतना ही समय लगना चाहिए, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस आप जानते हो, अगर आता है तो आप टिक करोगे, नहीं आता है तो उसे आपने स्किप करना है। ये सोचते नहीं बैठना है कि इसका आंसर क्या होगा, वो बाद का काम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब यहाँ पर बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी के साथ किस अन्य रियासत को मिलाकर मंडी जिला बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुकेत के साथ। बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था? इसका आंसर सभी को आता होगा। इसका आंसर होगा जुलाई 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात की जाए। शिमला हिल स्टेट्स की 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर 1948 में कौन सा जिला बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, महासू को बनाया गया था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में कितनी रियासतों का विलय किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने पर प्रदेश का प्रथम चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था श्री NC मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। भारत के किस राज्य में लोनार झील है? हिमाचल प्रदेश की झील के साथ साथ आपने अन्य राज्यों की झीलों के बारे में, नदियों के बारे में, पहाड़ी चोटी और मुख्य मंदिर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चोकला। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2010 में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं तो किसकी सलाह पर और किस अनुच्छेद के तहत? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, अनुच्छेद 85 के तहत। भारत के सबसे पहले विद्युतीकरण में निम्न में किस शहर में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा, जो भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण जिस शहर में हुआ था उसका नाम है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध धर्म कब बंट गया था? बौद्ध धर्म बंटे थे चतुर्थ बौद्ध संगति में, और किस शासक के दौरान हुई, ये सब चीजें आपने देख लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में क्या वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है? तो इसमें जो वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है वो है राष्ट्रीय बचत पत्र बेचना। ये बैंकों का कार्य नहीं होता। बाकी कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदना, कॉल मनी मार्केट में कार्य, नो फ्रिल सेवाएं प्रदान करना, ये सभी कार्य वाणिज्यिक बैंकों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं है तो प्रतिलोच का मान क्या होता है? तो इसका जो मान होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। एशियाई विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य है एशिया पैसिफिक से गरीबी मिटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1979 की कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक संस्थागत ऋण के लिए व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए समिति की अध्यक्षता की, जिसने नाबार्ड की स्थापना का परामर्श दिया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी श्रीनिवासन। तो चलिए अब बात करते हैं हिंदी ग्रामर की। अंगूठी का नग होने का क्या अर्थ होता है? ये मुहावरा है, इसका आपने अर्थ बताना है। तो इसका जो अर्थ होता है अनुरूप जोड़ा होना, कामकाज में कोरा होना। इसका क्या मतलब होता है? इसका जो मतलब होता है वो होता है किसी काम को न जानना। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसमें से 3 सूर्य के पर्यायवाची है, 1 सूर्य का अपर्यायवाची है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महेंद्र। ये सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नागर का पर्यायवाची शब्द, इसका जो सही आंसर होगा वो चतुर होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे या तो ग्रामवासी या फिर नगर इसका सही आंसर लगाते हैं। चतुर इसका पर्यायवाची शब्द है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? इसको तो बहुत से बच्चे कर पाएंगे क्योंकि ये काफी मिलता जुलता है। सन्यासी का होता है गृहस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संगम का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा, संगम का सही संधि विच्छेद होता है सम प्लस गम। तो ये यहां पर सही होगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो स्वागत शब्द में जो प्रयुक्त संधि है उसका नाम है यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वकीय का विलोम शब्द क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परकीया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंबक। ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट यहां पर बात की जाए, कोई विशेषण है, तो ये कौन सा विशेषण है? ये है सार्वनामिक विशेषण। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है?
ये काफी इजी होगा, ये है वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नाक कौन सा लिंग है? तो नाक स्त्रीलिंग है। समास कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको आना चाहिए। समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। नवयुवक कौन सा समास है? तो नवयुवक कर्मधारय समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है? इसका आंसर सभी को आता होगा क्योंकि इसमें अव्यय जुड़ा है प्रति, तो यहां पर ये होगा अव्ययी भाव। तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। रामू इज द इलेक्टेड लीडर एंड आल्सो अ पर्सन हु वी ऑल कैन कन्फाइड इन। तो इसमें एरर हमने फाइंड करनी है, किस जगह पर एरर है। इसका जो सही आंसर होगा उसमें 99% बच्चे गलती कर देंगे, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब यहां बात करते हैं, द गैम्बलिंग स्टॉल वाज अ ग्रैंड सक्सेस बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन ट्राइड देयर लक। इसमें कौन सा पोर्शन गलत है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ट्राइड देयर लक। यहां पर ट्राइड देयर की जगह पर हिज या हर आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है एंटोनिम्स। टेरिबल का यहां पर एंटोनिम हमने फाइंड करना है। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है सूथिंग। वाइडली का जो एंटोनिम होगा वो होगा नैरोली। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। अ लेडीज अम्ब्रेला इज, तो इसे क्या कहेंगे? ये होता है पैरासोल। स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स और हीरोज इज, ये क्या होता है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से कहते हैं लेजेंड। अब यहां पर हम बात करेंगे फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसे आपने फाइंड करना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा समय दूंगा क्योंकि आपको यहां पर एडवर्सिटी की स्पेलिंग आपने देखनी है। तो इसमें किस ऑप्शन में एडवर्सिटी की स्पेलिंग सही है? तो ऑप्शन वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपने एफिडेविट की सही स्पेलिंग देखनी है। एफिडेविट की बहुत से बच्चे गलत स्पेल लिख लेते हैं, लेकिन इसकी जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है FAFFIDAVIT, एफिडेविट। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। स्टबलिंग ब्लॉक, इसका सिनोनिम क्या होता है? स्टबलिंग ब्लॉक इसका मतलब कोई बाधा, तो इस बाधा हर्डल यहां पर इसका सिनोनिम आएगा। डेफर यहां पर इसकी क्या होगी? डेफर, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा पोस्टपोन। तो चलिए बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। आज की फिल इन द ब्लैंक्स काफी आसान है। इसमें आपका स्कोर जो मैंने 5 फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं, लगभग आपके 4 इसमें ठीक होने चाहिए क्योंकि इजी है ये बहुत। द टीचर सेट सम होमवर्क ब्लैंक द एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द लेसन। तो यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर आएगा एट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आई एम गुड ब्लैंक टेनिस। आई एम गुड एट टेनिस। वी अराइव्ड ब्लैंक द स्टेशन एन आवर लेट। तो यहां पर भी क्या आएगा? एट आएगा। ही इज इंटरेस्टेड ब्लैंक हिस्ट्री। काफी आसान है ये, यहां पर इन आएगा। प्लीज डू नॉट इंटरफेयर ब्लैंक माई पर्सनल अफेयर्स। तो यहां पर आएगा इन। तो ये इंग्लिश ग्रामर की बात हो चुकी। अब हम बात करेंगे रीजनिंग और मैथ की, जिसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर एंड सीरीज का। अब देखिए नंबर एंड सीरीज, इसमें आपने क्या करना है, जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जब भी मैं स्क्रीन पर कोई नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो आपने सबसे पहले वीडियो पॉज करनी है और खुद से ट्राई करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए सबसे पहले अब इसका यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। आप देखोगे इस सीरीज में क्या कहा गया है, 3 से 7, 7 से 23 और फिर 95, मतलब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब कुछ इसमें गुणा हुआ है। तो इसका सीधा सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले 3 से 7 ये इस प्रकार से बना कि इसमें गुणा 2 हुआ जमा 1 हुआ, इस प्रकार से ये 7 बना। फिर 7 से 23 कैसे बना, इसमें क्या हुआ, गुणा 3 हुआ जमा 2 हुआ।
फिर वैसे ही 23 से 95 ही कैसे बना कि गुणा 4 हुआ फिर जमा 3 हुआ, फिर 95 में गुणा 5 होगा जमा 4 होगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर आंसर आएगा, इसको गुणा करके 475 फिर 4 प्लस करेंगे तो 479, ये इसका यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर एंड सीरीज का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है और जब मैंने आपकी क्लास लगाई थी तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज के, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये किसी संख्या का स्क्वायर या फिर क्यूब तो नहीं है। आप देखोगे ये है क्यूब, किसका, 2 का क्यूब के नज़दीक ही आता है, मतलब 2 का क्यूब माइनस 1 यहाँ पर हुआ है। फिर यहाँ क्या हुआ, 3 का क्यूब माइनस 1 हुआ, यहाँ क्या हुआ, 4 का क्यूब माइनस 1। उसी प्रकार से 5, 6, 7, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, उसमें 1 माइनस कर लो कितना आएगा, 511। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब वीडियो पॉज करो, ट्राई करो खुद से इसको करने की। ये थोड़ा सा नया है क्योंकि इसमें हानि की बात कही गई है। जब भी आपसे हानि फाइंड की जाए तो आपने क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो एक वस्तु को 250 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% की हानि हो। आज तक आपने जो भी क्वेश्चन देखे होंगे उसमें प्रॉफिट कमाने की बात कही जाती थी, लेकिन इसमें हानि चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, कितने में हमने वो वस्तु बेची, 250 रुपए में वो बेची, हमें कितनी परसेंट की हानि चाहिए, उसे 100 से माइनस कर दो, 20% की हानि चाहिए तो 80 को यहाँ लिख लो, बटा में हमें प्रॉफिट कितना हुआ था पहले, उसे 100 से प्लस कर दो, 25 का प्रॉफिट हुआ था 125 का। तो ये देखिए 25 पंजे 125 और 25 10 250, 5 दूने 10, तो 160 रुपए में उस वस्तु को हमें बेचना होगा। उससे हमें क्या होगा, 20% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। आई होप आपने वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया होगा। इसमें कहा है कि सुश्री माया 17,800 की राशि जमा करती है, 6 वर्षों के अंत में उसे 31,684 रुपए मिलते हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक मैं आपको बता दूं। सबसे पहले लिख लो वो संख्या जो आपने प्राप्त की, तो 31,684 रुपए उसे मिले और उसने जमा कितनी कराई थी, 17,800 रुपए। यहाँ आपने करना है गुणा 100, क्योंकि हमें ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो पुरानी राशि थी जो हमने जमा करवाई थी उसे गुणा करना है 6 से। तो इसे जब आप गुणा करोगे तो जो आपके पास संख्या आएगी वो लगभग आपके पास 1388400 अपॉन 106800 इस प्रकार से आएगी। तो जब आप इसे काटोगे तो आपके पास 13% इसमें आंसर आएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो। इसमें कहा है कि राम और श्याम अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद राम ने काम छोड़ दिया, तो श्याम शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसे क्वेश्चन करने की मैंने बहुत सी ट्रिक आपको बताई है, बेसिक क्लास में भी और बहुत से मॉक टेस्ट में भी मैंने आपको कई ट्रिक बताई है। आज एक नई ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इसमें आपने क्या करना है, राम की एफिशिएंसी कितनी है 20 की, इसे आपने क्या करना है, गुणा कर देना है श्याम की एफिशिएंसी के साथ, फिर माइनस करो 5 दिन इन्होंने साथ मिलकर काम किया, बटा में आपने उस व्यक्ति की एफिशिएंसी लिखनी है जिसने कार्य छोड़ा है। तो उसने छोड़ा है श्याम, राम ने छोड़ा है, तो राम की 20 एफिशिएंसी है। इसे जब आप यहाँ पर करोगे कैलकुलेट तो यहाँ पर टोटल आंसर आएगा 55/4 दिन। अब यह आपके क्वेश्चन के आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में आपके पास 55/4 दिन लिखा है तो उसे आप आंसर लिख सकते हो, वरना आप इसे भाग दे सकते हो, जैसे 4 एकम 4, 4 × 12, 13 दशमलव कुछ दिन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूं, आपने मुझे कमेंट करके बताएं। वामावर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और दक्षिणावर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। वामावर्त और दक्षिणावर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपने कमेंट करके मुझे बताना है। क्योंकि 2019 में घड़ी की सुई और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे, शब्द इस्तेमाल हुए थे वामावर्त और दक्षिणावर्त। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, जिन्होंने मेरी बेसिक क्लास देखी होगी उसमें मैंने ये चीज़ें बताई थी कि डायरेक्शन हमारी 4 होती है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास टोटल 8 डायरेक्शन होती है। नॉर्थ जिसे उत्तर कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट जिसे उत्तर पूर्व कहते हैं, ईस्ट जिसे पूर्व कहते हैं, साउथ ईस्ट जिसे दक्षिण पूर्व कहते हैं, साउथ जिसे हिंदी में दक्षिण कहते हैं, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम इसे कहते हैं, वेस्ट को पश्चिम कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट को
उत्तर पश्चिम कहा जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है, जो भी वो व्यक्ति है वो कहाँ देख रहा है, वो देख रहा है दक्षिण दिशा की ओर, उसका मुख है। अब क्या करता है कि वो घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई इस ओर घूमती है तो इसके विपरीत दिशा वो घूम जाता है। ठीक है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा वो घूम जाता है 35 डिग्री। ये जो एंगल है ये अपने आप में 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 45 हो गया, ये 90 डिग्री, 90 प्लस 45 135 डिग्री, ये हमारा 135 यहाँ को हो गया। तो 135 डिग्री अब वो इस दिशा की ओर है। अब क्या करता है कि वो सुई की दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमने का मतलब वो यहाँ से घूमा यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो यहाँ पर पहुंच चुका वो व्यक्ति। अब तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख है साउथ वेस्ट की ओर, मतलब ये दक्षिण पश्चिम की ओर उसका मुख है। तो ये यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में अप्रोच को CHOARPAP लिखा जाता है तो उसी भाषा में रिस्ट्रिक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। इसमें एक काफी नई चीज मैं आपको बताऊंगा। इसमें नई चीज क्या है कि आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग के, इनमें क्या होता है कि हमें या तो जमा दो करके लिखा जाता है, जैसे मतलब ए के बाद हमने जमा दो करना है तो फिर ABC आंसर आएगा, इस प्रकार से हमने डिकोड करने होते हैं। लेकिन कई बार जो संख्या दी गई होती है उसी के आधार पर भी हमें कोडिंग करनी होती है। जैसे आप देखोगे अप्रोच है, यहाँ पर AP का एक पेयर बनाया है, फिर PR का एक पेयर बनाया है, मतलब जोड़े बनाए हैं। O और A का जोड़ा बनाया है, CH का जोड़ा बनाया। सबसे अंतिम जोड़े को सबसे पहले लिख लिया CH को, फिर OA को लिख लिया, उसके बाद PR को लिख लिया, फिर AP को लिख लिया। इसी प्रकार से रिस्ट्रिक्ट का भी होगा। हमने ये पेयर बना लिया, सबसे पहले लास्ट वाले को लिख लो CT, फिर यहाँ पर RI है ना, उसके बाद ST, उसके बाद RE। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर हो चुकेगा CTRISTRE। तो ऑप्शन C हमारा यहाँ पर आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि किसी सांकेतिक भाषा में शब्द को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं और उसी भाषा में साइंटिस्ट को किस प्रकार से लिखेंगे। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही लॉजिक है, लेकिन आपने ये फाइंड करना है कि किस प्रकार से ये लॉजिक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आपकी तैयारी कोडिंग डिकोडिंग में अच्छी मानी जा सकती है। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर 2 के नहीं 3 के पेयर इन्होंने बनाए हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि इनको इंटरचेंज कर दिया इनकी जगह, मतलब जो यहाँ पर तीसरे पेयर में सबसे लास्ट का था उसे पहले लिख लिया, फिर सबसे शुरू वाले को सबसे लास्ट में लिख लिया, बीच वाला तो सेम ही आएगा। लेकिन सेकंड पेयर में इन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किए, लास्ट वाले पेयर में भी सेम बदलाव हुआ। इसका मतलब जो साइंटिस्ट है, इस शब्द को इन्होंने किस प्रकार से लिखा यहाँ मैं आपको बताता हूँ। इसको इन्होंने पहले लिख लिया, आई को पहले, सी तो बीच में आएगा ही ऐसे, यहाँ पर इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। इसमें सबसे लास्ट वाला सबसे पहले SI, इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर ये किया। तो ये यहाँ पर आंसर आएगा इसका। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा वो आएगा ICSENNTTSI। तो मतलब ऑप्शन C यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 व्यक्तियों ने 54 किलोमीटर की दूरी तय करने का निश्चय किया। पहले ने अपनी यात्रा 8 किलोमीटर घंटे की चाल से तय की, दूसरे ने अपनी यात्रा आधे घंटे बाद प्रारंभ की और 15 मिनट पहले वो उस यात्रा को पूरी कर लेता है। तो दोनों की चाल का अनुपात क्या है। सबसे पहले पहला व्यक्ति जो है उसे हम A मानकर चलते हैं। उसने क्या किया कि 54 किलोमीटर की दूरी थी, वो उसने कितने में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कवर कर ली। तो मतलब उसका जो यहाँ पर टाइम लगा वो कितना लगा, तो यहाँ पर जो टाइम लगा होगा 27/4 आवर। तो ये यहाँ पर हमारे पास पहला समय निकल कर आया। फिर यहाँ पर क्या बात कही गई है कि दूसरे व्यक्ति ने क्या किया। तो यहाँ पर देखो, अब दूसरे व्यक्ति की हमने चाल फाइंड करनी है। तो पहले व्यक्ति को कितना टाइम लगा, 27/4 टाइम लगा, लेकिन उसने आधा घंटा लेट अपनी यात्रा शुरू की और 15 मिनट पहले पहुंच चुका। अब यहाँ पर 15 मिनट नहीं लिखेंगे, 15/60 लिखेंगे, क्योंकि हमें ये घंटे में परिवर्तित करना होगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 घंटे। तो उसने 6 घंटे में अपनी यात्रा पूरी की, लेकिन स्पीड क्या रही उसकी, स्पीड रही उसकी 9 किलोमीटर पर आवर की। तो अनुपात कितना निकलेगा, 8:9, क्योंकि पहले व्यक्ति की स्पीड तो हमारे पास 8 दी हुई है, दूसरे की हमने फाइंड करनी थी जो हमने कर ली। तो 8:9 यहाँ पर आंसर आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ संख्याओं को जमा करना है। ये आपको खुद से आना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को पॉइंट वाली वैल्यू भी जमा करनी नहीं आती है। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 777.07, फिर यहाँ पर है 77.77, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 0.77, फिर है 7.07, उसके बाद है 7, फिर है 77,
तो इसे हमने प्लस करना था। अब देखिए यहाँ पर कितने सात है, 1 2 3 4, 7 चौके 28, 2 हसल यहाँ पर बचती है, 7 दूने 14, तो 6, 1 हसल यहाँ पर अब बचेगी। अब 1 हसल बचती है, तो यहाँ सात कितने हैं, 1 2 3 4 5, 7 पंजे 35, तो 1 हसल ये जो थी वो 36 हो चुका, तो 3 हसल अब यहाँ पर बच रही है इसकी जगह पर, 1 2 3, 7 21, 21 प्लस 3 कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 2 हसल बचती है, तो 7 में से 2 ऐड हो जाएगा, तो 946.68 यहाँ पर ये इसका आंसर आएगा। तो चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर ये कहा गया है किसी कूट भाषा में श्वेत का अर्थ काला है, काले का अर्थ पीला, पीले का अर्थ श्वेत, नीले का अर्थ लाल है, तो लाल का जो अर्थ है वो हरा है, तो उसी भाषा में रुधिर का रंग क्या होगा। मैंने आपको इसकी ट्रिक क्या बताई है, मैंने आपको ट्रिक बताई है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन देखना है क्या पूछा है, रुधिर का रंग क्या है, रुधिर किस रंग का होता है, रुधिर लाल रंग का होता है, तो लाल रंग को इन्होंने क्या कहा है, लाल का अर्थ हरा, तो मतलब हरा यहाँ पर आंसर ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर कहा है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा वह मेरे भाई की बेटे की पुत्री की मां है, तो अरुण का उस महिला से क्या रिश्ता होगा। अब वीडियो पॉज करनी है आपने। अब देखिए यहाँ पर अरुण है, अरुण ने इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे भाई की, मतलब अरुण का ये भाई है, भाई के बेटे की पत्नी की पुत्री की मां है, मतलब जो महिला जिसके ऊपर वो संकेत कर रहा है वो ये औरत है, तो इसका क्या संबंध है अरुण से, तो ये इसका क्या आएगा, यहाँ पर इनमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसका चाचा यहाँ पर सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर अब बात करते हैं कि मनीष का क्रम ऊपर से 21वां है और नीचे से 30वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का काफी इजी क्वेश्चन है। टोटल हमने यहाँ पर निकालने हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो लेफ्ट साइड से 21वां नंबर है, तो राइट साइड से यहाँ पर 30वां नंबर है, -1 कर दो, 50 यहाँ आंसर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक व्यक्ति दिया है, अगर यहाँ 2 व्यक्ति दिए जाते हैं ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर सॉल्व नहीं होता, तो उसका एक अलग तरीका होता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग मैंने काफी अच्छे तरीके से करवाया हुआ है, उसे आप एक बार जरूर देख लें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन अक्सर 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें कहा गया है 5 लड़के हैं, ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए डी के बाएं और बी के दाईं ओर है, ई बी के बाईं ओर परंतु सी के दाईं ओर है, दोनों छोरों पर कौन बैठे हैं। ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। अब यहाँ पर आप देखोगे ए जो है वो डी के बाएं बैठा है, मतलब डी जहां पर भी है डी के बाएं कौन बैठा है, बायां देखो इस ओर होगा, तो यहाँ पर ए बैठा है, और जो ए है वो बी के दाईं ओर बैठा है, मतलब बी यहाँ पर आएगा, तो ही तो बी के दाईं ओर ए बैठेगा। ई जो है वो बी के बाईं ओर बैठा है, मतलब ई यहाँ पर आएगा, परंतु सी के दाईं ओर बैठा है, तो सी यहाँ पर आएगा। इजी क्वेश्चन था। तो छोर पर कौन बैठे हैं, सी और डी। आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जयेश रमेश से लंबा है और रमेश नंदू से छोटा है। सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से छोटा है। नंदू जयेश से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है। यहाँ पर देखो सबसे लंबा, यहाँ पर देखो जयेश रमेश से लंबा है, रमेश से ये लंबा है, लेकिन रमेश छोटा है किससे, नंदू से, तो नंदू से ये छोटा, तो नंदू यहाँ पर आएगा। अब नंदू यहाँ पर ही क्यों आएगा, हो सकता है ये जयेश से लंबा हो, लेकिन यहाँ पर साफ कहा गया है कि नंदू जयेश से छोटा है। आगे यहाँ पर कहा गया है सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से छोटा है, मतलब जो सतीश है वो विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से तो छोटा ही है। ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया। सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा जयेश यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर हमारा मेन क्वेश्चन आज का आ चुका है, तो वीडियो पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बाकी सॉल्यूशन तो मैं आपको इसका बता ही दूंगा। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए ये क्वेश्चन है कि 8 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक गोलाकार टेबल के चारों ओर एक दूसरे के बीच समान दूरी पर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही क्रम में हो। ट्विस्ट यहाँ पर यह था कि कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं, कुछ केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। अब यहाँ पर यह बात कही गई थी कि बी ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉसिबिलिटी लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वृत्त लेंगे और 2 वृत्त यहाँ पर हम लेंगे। 8 व्यक्तियों की हमने यहाँ पर जगह बना लेनी है, 8 व्यक्तियों की जगह बना लेनी है, यहाँ पर भी 8 व्यक्तियों की जगह बना लेनी है। अब देखिए कुछ व्यक्ति हैं सेंटर की ओर फेस करके, कुछ है सेंटर के बाहर की ओर फेस करके। अब हमें ये कहा गया है कि बी
ए के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो बी है ना वो ए के बाएं तीसरे स्थान पर है, लेकिन ए देख किस ओर रहा है ये हमें मालूम नहीं है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन में हम ये मानकर चलते हैं कि ए देख रहा है सेंटर के अंदर की ओर। ए कहाँ देख रहा है? ए देख रहा है सेंटर के अंदर की ओर। तो ए हम यहां पर ले लेते हैं, मैं यहां पर मार्कर चेंज कर लेता हूं। ए जो है वो सेंटर के अंदर की ओर देख रहा है। दूसरी कंडीशन में ये मानकर चलो कि ए सेंटर के बाहर देख रहा है। ठीक है, ये हमने कंडीशन मान ली। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में कहा है कि ए के बाएं तीसरे स्थान पर। अब जब ए हमारा सेंटर की ओर देख रहा है तो उसका बायां किस ओर होगा? इस ओर होगा, तो बी यहां पर आएगा। सेंटर के बाहर देख रहा है तो बी यहां पर आएगा। फिर यहां पर कहा है कि बी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति है। बी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति है, तो 1 2 3 एच यहां पर आएगा। चाहे आप यहां से गिन लो या यहां से गिन लो, ये एक ही जगह पर आएगा। तो 1 2 3 एच यहां पर आएगा। ठीक है, अब यहां पर बात कही गई है ई एच के तत्काल दाएं बैठा है। जो ई है वो एच के तत्काल दाएं बैठा है। अब यहां पर ये कैसे बैठेगा? अब देखिए यहां पहली कंडीशन हमारे पास ई को हम यहां पर बैठा सकते हैं, क्योंकि अगर ये सेंटर की ओर देखेगा ना तो इसके तत्काल बाएं ये कैसे होगा? क्योंकि अगर ये व्यक्ति सेंटर की ओर देखेगा, अब देखो एच अगर सेंटर की ओर देखता है तो इसके ये दाईं ओर कौन आ रहा है? दाईं ओर तो ए है, और ये दाईं ओर हमें कौन चाहिए? ई चाहिए। इसका मतलब अगर ये सेंटर के बाहर की ओर देखेगा ना तो दाईं ओर इसका कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा, क्योंकि ये इसके दाईं ओर तुरंत बैठा है। तत्काल यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर ये सेंटर की ओर देखेगा तो दाईं ओर कौन आएगा इसके? तो यहाँ पर आप देखोगे दाईं ओर तो ए है। अगर ये सेंटर की ओर देखेगा तो यहाँ पर दाईं ओर ई यहाँ पर आ सकता है। अगर ये सेंटर के बाहर देखता तो दाईं ओर ए होता है ना, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता। तो ये यहाँ पर सेंटर के अंदर की ओर देखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ई और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। ई और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर डी यहाँ पर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, और डी यहाँ पर आएगा क्योंकि बाकी जगह ही नहीं है किसी व्यक्ति को बैठाने की। अब यहाँ पर कहा है कि ई के तत्काल पड़ोसी विपरीत दिशा का सामना करते हैं। ई के जो भी तत्काल पड़ोसी है वो विपरीत दिशा का सामना करते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। मतलब कि ई के जो पड़ोसी हैं अगर एक सेंटर के बाहर की ओर देख रहा है तो दूसरा जो व्यक्ति होगा ना वो सेंटर के अंदर की ओर देखेगा। ये इस लाइन का मतलब था, मतलब ये तब सेंटर के बाहर देखेगा। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब था। अब यहां पर कहा गया है कि जी डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। जी डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखिए यहां पर एक बात, अगर डी देखेगा सेंटर की ओर तो डी के दाएं दूसरे स्थान पर यहां पर ये आ सकता है, तो जी यहाँ पर आ सकता है। ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, जी यहाँ पर आ सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सेंटर के बाहर भी तो देख सकता है, तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर तो ई बैठा है, ये पॉसिबल नहीं होता, तो ये यहाँ पर ठीक बैठ रहा है। यहाँ अगर बात करेंगे तो इसे हमें सेंटर के बाहर की ओर देखना होगा। अगर सेंटर के बाहर की ओर देखेगा दाईं ओर जी आ सकता है। अगर सेंटर की ओर देखेगा तो दाईं ओर तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर ई बैठा है ना, ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर कहा है कि एफ एच के तत्काल पड़ोसी जी और सी दोनों एक ही दिशा का सामना करते हैं। जी और सी दोनों एक ही दिशा का सामना करते हैं। एफ एच का तत्काल पड़ोसी विपरीत दिशा का सामना करता है। यहां पर हमें इसे थोड़ा इंग्लिश में देखना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ यहां पर तो यहां पर कहा गया है कि द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस अपोजिट डायरेक्शन, ये भी हमने कर लिया। बोथ जी एंड सी फेस द सेम डायरेक्शन एज एच, मतलब ये यहां पर कही गई है कि जो एच की डायरेक्शन है उसी और जी और सी भी देख रहे हैं। तो एच की डायरेक्शन देखो, इस वाली पॉसिबिलिटी में एच की डायरेक्शन अंदर की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जी और सी इसी की ओर देखेंगे। यहाँ पर ये बाहर की ओर है तो जी बाहर आएगा। सी हमने अभी बैठाया नहीं है, ये बात हमने देख ली। ई केंद्र का सामना करता है, ई जो है वो केंद्र का सामना करता है। ई कहाँ देखेगा? वो देखेगा सेंटर की तरफ। ई देखेगा सेंटर की तरफ। डी बी के विपरीत दिशा का सामना करता है। डी जो है बी के विपरीत दिशा का सामना करता है, मतलब डी और बी एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे। अपोजिट बैठेंगे नहीं, मतलब कि ये अलग। अगर जैसे डी यहाँ पर बाहर की ओर देख रहा है तो बी अंदर की ओर देखेगा, और जैसे अगर डी अंदर की ओर देखता तो बी बाहर की ओर देखेगा। ये इसका मतलब था। अब हमने यहाँ पर हर एक व्यक्ति अरेंज कर लिया है। 2 व्यक्तियों की जगह बचती है, 2 व्यक्तियों की यहाँ पर जगह बच रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमने क्वेश्चन छोड़ा कहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक लाइन है,
इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसिस अपोजिट डायरेक्शन। जो एफ के पड़ोसी हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं। इसका ये मतलब जहां पर एफ बैठेगा ना, उनके जो पड़ोसी हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं। जैसे एफ यहाँ आएगा तो ये एफ यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि इसके पड़ोसी, अगर एक पड़ोसी अंदर की ओर देख रहा है ना तो दूसरा पड़ोसी बाहर की ओर देखेगा, और यहाँ पर कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां पर एक पड़ोसी अंदर को और एक पड़ोसी बाहर को देख रहा है। इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी हो चुकी है यहाँ पर गलत, ये गलत हो चुकी। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऐसी कोई जगह है क्या। एफ यहाँ पर नहीं बैठ सकता क्योंकि दोनों एक ही जगह देख रहे हैं इसके पड़ोसी, लेकिन एफ यहाँ जरूर बैठ सकता है, यहाँ ये जरूर बैठेगा क्योंकि एफ का एक पड़ोसी बाहर की ओर देख रहा है, एक अंदर की ओर देख रहा है, और ऐसी जगह एफ को चाहिए थी। अब एक व्यक्ति बचता है सी, और हमने देखा था कि सी और जी एच के सेम डायरेक्शन की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो जी भी सी भी बाहर की ओर देखेगा। तो ये यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ए किस ओर देख रहा है, जी किस ओर देख रहा है, डी किस ओर देख रहा है, इस प्रकार से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर पूछ लिया जाएगा ए के बाएं दूसरे स्थान कौन है, डी के बाएं दूसरे स्थान कौन है। ये इजी होते हैं, इसीलिए मैं इन क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं करता। तो अगर आपने ये बना लिया, समझो आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व हो चुका है। तो ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मुझे नहीं लगता यूट्यूब में किसी ने भी एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए होंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो छोटी सी विनती आपसे है कि आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उन्हें ज़रूर देख लो, उससे कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ही मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।